ईएनटी का मतलब है नाक कान गला। जी, 45% बीमारियां जो है वो नाक कान गले की हैं। कि लोगों में सुनने की जो है कुव्वत वो कम होना शुरू हो जाती है। नाक से जो ब्लड आता है इसकी मेन रीज़न क्या है? दुनिया में बहुत कॉमन बीमारी है, हमारे मुल्क में नहीं पेट बना है। इनका नाम एलर्जिक पॉलिप भी है। ये आमतौर पर किन लोगों में बहुत ज़्यादा होता है? किसी भी नाक की सर्जरी में अंटिल दस कैंसर ना हो, नाक की शक्ल में कोई फर्क नहीं आता और ना ही कोई निशान। जिसको ऑलरेडी एलर्जी है क्या उससे वो वैक्सीनेशन करवाने से वो खत्म हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट के इस एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूँ मरियम खुर्शीद और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर समी मुमताज़ हैं। ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं, 30 साल का इनका एक्सपीरियंस है इंग्लैंड और पाकिस्तान में, और साथ में प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रह चुके हैं। आज उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मरियम कि आपने मुझे मौका दिया आज के लोगों से बात। डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ईएनटी एक आम जो कॉमन मैन है उसको नहीं पता कि ईएनटी होता क्या है। ईएनटी क्या है और ये किस तरह दूसरे प्रोफेशन से मुख्तलिफ है मेडिकल फील्ड में? देखिए, ईएनटी का मतलब है नाक कान गला। जी। और आम आवाम में 45% बीमारियां जो है वो नाक कान गले की है। हुँ। वो मरा जुकाम, खांसी, गला खराब, इस सब का ताल्लुक नाक कान गले से है। नाक की बीमारी कान को, कान की बीमारी गले को असरअंदाज कर सकती है। आवाम आम हमारी पॉपुलेशन में दुनिया में नाक कान की बीमारियां सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये एक दूसरे से लिंक होते हैं। अगर आपको नाक में कोई इश्यू है, तो डॉक्टर को सिर्फ नाक ही चेक करना चाहिए या उससे रिलेटेड कान और गला ये लिंक करती हैं ये बीमारियाँ? देखिए मरियम, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपके। ये देखिए, जितने भी डॉक्टर हैं या डॉक्टर जो हमारे हैं सारे प्रैक्टिशनर, अगर नाक की बीमारी है, नाक कान गला देखना चाहते हैं। जी। बहुत कॉमन है। बच्चों के जुकाम हुआ, ठीक है। अ, आज सुबह बच्चा आया में 10 साल का कि जी हफ्ते से जुकाम था, बुखार भी हुआ, वो तो ठीक हो गया। रात को बच्चा कान में दर्द से उठ गया, सोया हुआ, छोटा बच्चा। 9-10 साल का था। ओके। अब ये जुकाम जो है उसके कान में गया, और ये बड़ा कॉमन है, बहुत आम है कि जुकाम हो बच्चे को और वो रात को कान में दर्द से उठ जाए। इसका मतलब है रेशा उसके कान के पर्दे के पीछे चला गया है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। और ये बहुत कॉमन बीमारी है। और मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि अगर कभी बच्चों को बुखार हो, अ, कान में दर्द हो, गले में दर्द हो, कतरे डालने से बेहतर है कानों में आप पैनाडोल या बुफेन का 1 चम्मच दे दिया करें, ताकि दर्द तो ठीक हो जाए। मैंने ये बहुत आम देखा है कि वालिदैन को पता नहीं होता। अवेयरनेस नहीं है। रात को दर्द हुई, हमारे बच्चे को रो रहा था, बहुत दर्द थी, हमने कतरे डाले। हुँ। मेरी सबसे ही गुजारिश है कि अगर बच्चों को बुखार, कान में दर्द, गले में दर्द है, डॉक्टर पे लेके जाने से पहले उसे घर में पैनाडोल या इबुप्रोफेन दे दें। पैनाडोल बहुत सेफ दवाई है, क्योंकि हर एक को दी है। अच्छा, पैनाडोल के बारे में कहा जाता है कि बाकी कंट्रीज़ में उसको इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता जिस तरह पाकिस्तान में किया जाता है, उसको बैन है। तो क्या पैनाडोल और ये ब्रूफेन वग़ैरह इसको ये सेम है? पैनाडोल क्या है? ये पैरासिटामोल है, ठीक है। और ये बहुत सेफ दवाई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्द की दवाई जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो पैरासिटामोल इस्तेमाल होती है। हुँ। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट बहुत, देखें, हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट लाखों में से एक होता है। सही है। तो इस लिहाज से पैरासिटामोल सबसे सेफ दवाई है दर्द और बुखार की। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएँ कि ईएनटी में जो आपका नाक, कान और गला आता है, इसके इन्फेक्शंस आम लोगों में बहुत ज़्यादा हैं। इसकी मेन रीज़न क्या है? इनका लाइफ़स्टाइल होता है या इसके पीछे और भी बुनियादी वजूहात हो सकती हैं? देखिए, अ, गला खराब होना, हुँ। बच्चों में आप जो मर्ज़ी कर ली, साल में 2-3 दफ़े चौथा बीमार गला खराब होना हो गया। हमारे दुनिया में लोग कहते हैं डॉक्टर साहब वहाँ अमेरिका में ठंडा पानी पीते, गला खराब हो जाता। हमारे यहाँ पर हमारे खाने बहुत गर्म हैं, उसके बाद बहुत ठंडे पानी पिए जाएँगे। कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह भी। वियर एंड टियर बहुत होते हैं। उसके अलावा हमारे मुल्क में बदकिस्मती से कहूँगा कि खुराक में बहुत मिलावट है। और मेरी तो ऐसे लोगों से जो खुराक में मिलावट करते हैं, उनसे यही इल्तिजा होगी कि अपनी आने वाले नस्लों को चंद पैसों के लिए मत मारें।
अगर आप अपने बच्चों को जो आप बाज़ार में बेच रहे हैं, अगर आप वो अपने बच्चों को खिला सकती हैं, तो ज़रूर बाहर बेचें। हुँ। एक तो ये है, दूसरा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हमारे मुल्क में मरकज़ में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। उससे भी एलर्जीज़ और जर्म्स के बहुत ज़्यादा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, खुराक में जो हमारी मिलावट है, हर चीज़ में, उससे हमारी इम्यूनिटी कम हो गई है, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इसकी मेन रीज़न जो है वो पॉल्यूशन और आपका लाइफ़स्टाइल है, खुराक में मिला खुराक में मिलावट है, ठीक है। और डॉक्टर साहब मुझे ये बताएँ कि कान में जो आपके वैक्स जमा हो जाती है, उसको निकालने का सही तरीका कौन-सा है? क्योंकि आप डिफरेंट तरह के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कोई अपने तरीके से, कोई नीम हकीम, कान का पर्दा फटने का भी खदशा होता है, हमारे एक रिलेटिव है उनके साथ भी ये हो चुका है। तो इसका सही तरीका क्या है? और कैसे आपको पता चलता है कि आपके कान में अब ये इश्यू आ रहा है, तो आपको अब इसकी कुछ लोग इस चीज़ से भी डरते हैं कि अगर सफाई करवाएँगे तो हमारे कान का पर्दा फट जाएगा। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन है, वो ये कान को हाथ नहीं लगाना। हुँ। देखिए, अगर गंद से भर जाए कान और कान में सुनाई कम हो जाए, तो कुछ तो करना पड़ेगा। हुँ। मैल अल्लाह का कुदरत है, हर कान में बनती है और वो खुद ही बाहर निकलती है। अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया है। जो लोग कॉटन बड बाद लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं हम सफाई करें बहुत, हम साफ रखना चाहते हैं। मैं मानता हूँ, ये सफाई भी इसके मान है, लेकिन कानों को अल्लाह ताला ने हमें ऐसे निज़ाम बनाए हैं, कान खुद ही साफ होते हैं। 100 में से 4-5 कान होंगे, जिसमें या तो मैल बनती से आता है कुदरती, या उसके बाहर आने का निज़ाम ठीक नहीं होता। ऐसे कानों में अ, मैल अंदर जमा हो जाती है। जब मैल जमा होगी, उस सबसे पहले क्या पता चलेगा जी कि मेरे कान में डॉक्टर साहब सुनाई कम दे रहा है, कान मेरा भारी है। अ, और अगर आप कॉटन बड मारेंगे, आप उस मैल को और आगे तक वो आगे चली जाएगी तो वो निकलेगी तो कैसे? फिर वो मुश्किल हो जाती है, निकल तो जाती है। तो मेरी यही गुज़ारिश है अपने नाज़रीन से कि कान में कुछ नहीं मारना चाहिए और अल्लाह का निज़ाम है, मैल खुद ही बाहर आती है। अगर आपको मसला है और आप समझते हैं कि मैल कान बंद हो गया है, तो अपने डॉक्टर को दिखाएँ। आजकल बड़े अच्छे तरीके आए हुए हैं, जिससे कान का पर्दा फटने का कोई भी चांस नहीं होता। सही। अच्छा हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्ट है गाँव में मोस्टली ये बहुत ज़्यादा है कि वो कान में तेल डाल देते हैं और ऑयलिंग करने की वज़ह से वो ऑटोमेटिकली वो समझते हैं कि आ गई है। तो क्या ये सेफ है कानों के लिए? देखिए, कुछ टोटके हैं जो अज़्ज़ों से चले आ रहे हैं, हमें इनका सही लॉजिक नहीं पता, लेकिन नुकसान नहीं है। अगर आपका पर्दा ठीक है, सर पे तेल लोग लगाते हैं, बाद हाथों पे लगाते हैं, तो अगर तो पर्दा आपका ठीक है, पर अगर गाँव में लोग कहते हैं खुश्की है जी, 1 कतरा तेल डाल लेंगे, प्रोवाइडेड के कान का पर्दा ठीक है, कान नॉर्मल है, कभी-कभी 1 कतरा तेल डाल देने को है। अच्छा स्विमिंग करने से ये बताइएगा कि क्या कान में इन्फेक्शन होता है और कान में पानी जाने का खतरा होता है? देखिए जी, मैं दोबारा ये कहूँगा, अल्लाह ने इंसान को बड़ा प्रॉपर बनाया है। प्रॉपर बिल्कुल। उसने कोई चीज़ ऐसी नहीं की जो हम लोग खराब करते। स्विमिंग दुनिया में लोग करते, अगर पानी से इन्फेक्शन हो जाए फिर तो गरीब के बच्चे मर जाएँ, सारे कानों के इन्फेक्शन हो जाएगा। नॉर्मली पानी नहीं जाता, लेकिन अगर आपको खदशा है पानी जाता है या कान में कोई इन्फेक्शन है, तो हम कहते हैं जी कान में पानी ना जाए। एक ईयर प्लग्स मिलते हैं, जी। जो स्विमिंग में लोग लगाते हैं वो लगा लें, वरना एक आसान तरीका है, रुई ले, उसको तेल में डिप करें, उसे निचोड़ के कान में रखें। उससे पानी अंदर नहीं जाएगा। अगर तेल लगाओगे ना, तो वो पानी को रिफ्लेक्ट करेगा, वो गीला नहीं होगा। अगर बगैर तेल के लग या कान में रुई बड़ी बड़ी लगाएँ, रुई डालें, बाहर की तरफ तेल रुई के या वैसलीन लगा लें। ठीक है। तो उससे भी पानी अंदर जाने का वो जो है चांसेस कम हो जाते हैं। अब एक और बात मैं कहता चलूँ जी, बाज़ लोगों को शौक होता है कि जी कान साफ करने हैं, कान के अंदर पानी मारते हैं बाज़ लोग, अ, साबुन, तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा काम मत किया करें। एक बंदा आ गया था मेरे पास, उसके साबुन अंदर रह गई थी। कान के अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई है ना, उसको हम नेचर को करने दें हम। अगर कोई मसला है, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ, ताकि उसका हल किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएँ कि कानों में अक्सर लोग शिकायत करते हैं सीटी की आवाज़ आती है, ये क्या प्रॉब्लम है? कान की कोई भी बीमारी से सीटी की आवाज़ आ सकती है, मैल से लेके इन्फेक्शंस तक। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला मैंने इसमें देखा है, स्ट्रेस, टेंशन। जिनको ब्लड प्रेशर हो,
अगर उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, उससे भी सीटी बढ़ती है। और जो लोग स्ट्रेस टेंशन में हैं, उनको सीटी बढ़ने के मसले बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरा ख्याल इससे पहले कि हम कहें जी स्ट्रेस टेंशन से है, डॉक्टर को ज़रूर दिखवाएँ ईएनटी को, ताकि अगर कोई कान में बीमारी है तो उसका इलाज किया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि जब आपकी उम्र के साथ-साथ हम ये देखते हैं कि लोगों में सुनने की जो है कुव्वत वो कम होना शुरू हो जाती है और कुछ लोगों में नहीं भी होती। या ये कोई बीमारी है या आप इसको अपने लाइफ़स्टाइल से इसकी प्रॉपर प्रिकॉशंस करके इसको चेंज कर सकते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपकी। बाज़ चीज़ें होती हैं उम्र के साथ नेचुरली होती है। 60-65 के बाद आपके जिस्म में वो ताकत नहीं होती, जो एक 25-30 साल के बाद नहीं थी। अक्सर लोगों को अ, पढ़ने की आदत लग जाती है। बिल्कुल। अब बाज़ों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं व्हिच नेचर प्लेज़ अ पार्ट। लेकिन ये नहीं कि हर एक को 50% की समात 65-70 पे आके थोड़ी-सी फ़र्क पड़ जाता है। बिल्कुल। उसमें अक्सर जो उम्र के मसरात आते हैं, अक्सर क्या होता है, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमें आवाज़ें आती हैं, बात की समझ नहीं आती। तो ये उम्र की इससे कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से हैं। उसको जिनको शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, जो ऊँची आवाज़ों से ज़िंदगी में जिनकी काफ़ी ताल्लुक रहा हो, उनको ये मसले ज़्यादा होते हैं। ठीक है। ठीक है, तब ये आपका लाइफ़स्टाइल मैटर करता है इन सभी सारी चीज़ों लेकिन में? आपकी हेल्थ में आपका लाइफ़स्टाइल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। उम्र के साथ आफ्टर एज ऑफ 40 इफ यू आर यंग यंग मैन 40 ईयर ओल्ड 40-45 पे मीठा खाना थोड़ा कम कर दें। वॉक और एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बनाएं। हदीस में है रात का खाना कम खाएं। बिल्कुल। कम खाना खाना ज़्यादा ज़िंदगी है। हुँ। मैं फिर उम्र के साथ थोड़ी-थोड़ी मॉडिफ़िकेशंस करते रहें, वॉक करें। इस पुल पे मैंने देखा है जी, लोग जाते हैं दुकानों पे, उनकी कोशिश होती है दुकान के अंदर ही गाड़ी रखो साथ। ज़रना कम पड़े। थोड़ा चल लें। मेरा ख़्याल है सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हुँ। तो आपने जैसे कहा कि कानों की समात, उम्र के साथ कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लाइफ़स्टाइल से बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को आप रोक नहीं सकते। अच्छा ज़्यादा शोर वाली जगह पे हम अगर जाएँ तो उससे आपकी कोई समात पे असर पड़ सकता है? देखिए, अगर आप कोई ऐसी जगह काम कर रहे हैं, जहाँ आप रोज़ 8 डेली बेसिस पे। जी। डेली बेसिस पे आप जा रहे हैं, फैक्ट्री है, चाहे लाउड नॉइज़ेज़ हैं, कारखाने हैं, प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, तो वहाँ पर मेरा ख़्याल है आपको ईयर प्रोटेक्शन, हिफ़ाज़ती ज़रूर लगाना चाहिए आपको कानों में। अगर सालों साल बाद आपके कान की समात कम हो जाए, वहाँ हिफ़ाज़त ज़रूरी है, वरना 10-15 साल बाद आपकी हियरिंग समात पे असर पड़े। सही। बच्चों में जो होता है बाय बर्थ में समात का इश्यू होता है, उसकी निशानदेही हम कैसे कर सकते हैं? हमें कैसे पता चलता है कि क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो कैसे इसका हम इसको डायग्नोज़ कर सकते हैं? बरीद आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मेरा ख़्याल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है कि जो बच्चा सुन नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता। क्योंकि अ, और जो बोलेगा नहीं, वो सारी ज़िंदगी के लिए गूँगा बहरा हो जाएगा और वो एक गूँगा बहरे की ज़िंदगी गुज़ारेगा। वालिदैन को चाहिए 3 से 6 महीने का बच्चा, अगर आप 3 से 6 महीने के बच्चे को आवाज़ देंगे ना, तो वो अपना सर घुमाएगा उस तरफ। अगर वो नॉर्मल होगा। अगर वो देखो, अगर उसकी समात नॉर्मल होगी, वो सर घुमाएगा। अगर 6 महीने का बच्चा अगर परिंदे चहचहा रहे होंगे ना, तो वो उस तरफ सर घुमाएगा और उसकी चेहरे पे कोई थोड़ी-सी स्माइल भी आएगी। बिल्कुल। 9 महीने से 1 साल का बच्चा टूटे-फूटे बैबल करना शुरू करता है, माँ, माँ, बाबा। और 1 साल का बच्चा कुछ लफ्ज़ बोलना शुरू कर देता है, नॉर्मली। अगर वालिदैन देखें, 1 साल का बच्चा आवाज़ों पे सर नहीं घुमा रहा, बोल नहीं रहा। ये मैं मानता हूँ, कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो बच्चा सही सुन रहा है कि नहीं। रिस्पॉन्ड कर रहा है आपकी, बिल्कुल। तो मेरी वालिदैन से यही गुज़ारिश होगी कि जब बच्चे 9 महीने से 1 साल के हों, अगर वो आपकी आवाज़ पे ऊँची आवाज़ों के सर ना घुमाएँ, यहाँ वो थोड़ा-थोड़ा बोलना ना शुरू करे, तो उसको नाक, कान, गले वाले को ज़रूर दिखा लें, क्योंकि अगर कोई मसला है, तो वहीं पर इलाज करके
उसको नॉर्मल किया जा सकता। इसका इलाज मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है जी, आजकल के दौर में सारा इलाज मुमकिन है। बार वालिदा कहते हैं, "बोले जी बच्चे लेट बोलते हैं बात", मैं मानता हूँ, लेकिन इसको तो कहीं-कहीं बच्चा सही सुन रहा है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है और थोड़ी-सी कोशिश से आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो सकता जी। अच्छा जो ये जो हम हेडफ़ोन्स वग़ैरह यूज़ करते हैं, एयरपोड्स वग़ैरह यूज़ करते हैं और जो आजकल मार्केट में नई टेक्नोलॉज़ीज़ आई हैं, जो हम कानों में सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या ये कानों के लिए नुकसानदेह हैं? टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप उनका सही इस्तेमाल बिल्कुल करें, लेकिन अगर मैंने ऐसे लोग भी देखे, जो कि हेडफ़ोन लगा के सो जाते हैं। हेडफ़ोन्स आप लगाएँ जहाँ ज़रूरत है, लेकिन अगर आप 8-8, 10-10 घंटे दिन में लगाएँगे, कुछ साल कुछ भी नहीं कहेगा। उसके बाद आपके कान सेंसिटिव हो जाएँगे, बाल लोग को थोड़ी देर फ़ोन छोड़ेंगे, दर्द होनी शुरू हो जाती है, बालों को शाई-शाई शुरू हो जाती है। तो मेरी लोगों से यही गुज़ारिश है कि ज़रूर लगाएँ, लेकिन गैर ज़रूरी किसी चीज़ का इस्तेमाल मत करें। कान की तो हमने बात कर ली, अब हम नाक की तरफ आ जाते हैं। नाक से जो ब्लड आता है, मोस्टली बच्चों को भी ज़्यादा आता है। कभी हम लोग ये सोचते हैं कि हमने बहुत गर्म चीज़ें खा ली हैं, इसकी वजह से नाक से ब्लड आना शुरू हो गया। इसकी मेन रीज़न क्या? बच्चों में जी नक्सीर जी। बहुत अ, आम बीमारी है। गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पे नाक की छोटी-छोटी नसें होती हैं नाक में, जो कि फट जाती हैं। खून हमेशा नस के फटने से आता है और बाद लोगों में ये कॉन्सेप्ट है जी ये दिमाग से आया। सारे खून दिमाग से नहीं, खून सिर्फ़ नाक से ही आता है। अगर कोई सर पे बहुत चोट लगी है और हड्डी टूट गई है, तब दिमाग से आ सकता है, वरना दिमाग से खून नहीं आएगा। हमेशा नाक का खून नाक से ही आता है। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा खून आ रहा है, उसे करीबी नाक, कान, गले के डॉक्टर को दिखाएँ। वो बाल दफ़ा हम दवाई लगा देते हैं वहीं पर अपने क्लिनिक में और उससे बच्चा ठीक हो जाता है। हाँ, बड़े लोगों में खून आना इन्फेक्शन भी हो सकती है और पाँच दफ़ा अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, तो उससे भी खून की नस फट जाती है। इसमें आपका फूड इनटेक जो होता है वो मैटर नहीं करता, देखिए क्योंकि कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी में ये। अ, दोबारा मैं यही कहूँगा, एक्सेस चीज़ों की हर चीज़ की करा दो। मार दो, ड्राई फ्रूट ज़रूर खाएँ, अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई, अनार में से सब कुछ खाएँ। लेकिन हर चीज़ को कहना जी कि गर्मी हो गई फलां ब्लड प्रेशर कॉज़ है उसकी, गर्मी में खून आ सकता है अगर आप बच्चों में स्कूल जाते हैं, हमारे मुल्क में गर्मी बहुत है। बहुत ज़्यादा। और बड़ी में एक और चीज़ अगर आप ध्यान दें, बाज़ लोग को मैदे में तसाबियत इस उम्र के पहुँच जाते हैं। जी। उनमें क्या होता है कि ऐसे लगता है कि मैदे में ना तसाबियत के ऐसे लगता है आग लगी हुई हो। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैं ठंडा पानी पीने को, ठंडी चीज़ें को दिल करता है। मेरे मैदे में खा-खा के ना गर्मी हो गई है। ये गर्मी नहीं है, ये मैदे की तसाबियत है और हमारे मुल्क में इस वक़्त 70% लोगों को मैदे में तहाक़त है। इसकी बड़ी वजह बाहर के मुज़र सेहत खाने, बहुत ज़्यादा बोतलें, बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें और स्ट्रेस। स्ट्रेस भी मेन कॉज़ है। देखिए, बीमारी अलग तरह से आती है। बिल्कुल। आपके ज़िम्मे के काम जो आप पूरा करें, अपने ज़िम्मे के काम आप करें, बाकी डॉक्टर करेगा, अल्लाह शिफ़ा देगा। अगर हम अपने ज़िम्मे के काम नहीं करेंगे तो अल्लाह शिफ़ा नहीं देगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब नेज़ल पॉलिप्स क्या होते हैं? और ये कैसे किसी को पता चलेगा कि मुझे ये हो गए हैं और इसका क्या इलाज हो सकता है? दुनिया में बहुत कॉमन बीमारी है। हमारे मुल्क में नहीं पेट बना है। इनका नाम एलर्जिक पॉलिप भी है। वो नाक में गदूदें आ जाती हैं, जिससे नाक बंद हो जाता है और बाद लोगों को सूंघने की हिस्ट्री कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर तो आपको नाक बंद रहता है, तो मेरा ख्याल है आपसे गुज़ारिश होगी कि बीमारी का इलाज शुरू में करा लिया करें। हम मिसालें देते हैं बाहरले मुल्कों की, वहाँ लोगों को थोड़ी-सी बीमारी होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं। उसका इलाज भी बहुत आसान और बहुत कामयाब रहते हैं। जी, अगर बीमारी बहुत बढ़ जाएगी, तो उसका इलाज भी पेचीदा हो जाता है। पॉलिप्स अगर तो छोटे हैं, उनको दवाइयों से ख़त्म किया जा सकता है।
अगर पॉलिप्स बहुत बड़े हो गए हैं, उनका इलाज ऑपरेशन है। ये पॉलिप दोबारा भी आते हैं। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब फिर ऑपरेशन का क्या फ़ायदा? अगर ऑपरेशन नहीं करवाएँगे, एक तो नाक बंद, ये पॉलिप आँखों में चले जाते हैं, नाक के करीब आँखें होती हैं, आँखों में चले जाएँगे, दिमाग में भी जा सकते हैं और ऑपरेशन नहीं कराएँगे, मुँह से रात को साँस लेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो अगर तो पॉलिप्स बड़े हो गए हैं, इसका इलाज अ, कैमरे से एंडोस्कोपिकली किया जाता है और इससे पॉलिप्स के वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं हो सकते हैं लेकिन कम चांस लेकिन उतने बड़े नहीं होंगे। नहीं नहीं होंगे भी अगर आद और ऐसे मरीजों को हम दोनों कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद भी 6-6 महीने बाद ईएनटी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। अगर कभी ज़िंदगी में दोबारा आ जाएँ, तो उनका इलाज दवाइयों से हो जाए और ऑपरेशन ना कराएँ। ठीक है। डॉक्टर साहब ये पॉलिप्स जो होते हैं, ये होते क्यों हैं? ये क्या एलर्जी की वजह से होते हैं या इसका कोई और भी मेन रीज़न होता है? इनको कहते हैं ये एलर्जिक पॉलन। ये जस्ट एलर्जी की ये वजह जी से? एलर्जी की वजह से होते हैं। अ, छींके एलर्जी, दमा एलर्जी और अगर नाक की गले में खराश एलर्जी, कानों में खारिश एलर्जी। अ, बाज़ लोगों को नाक में सिर्फ छींकें आती हैं, एलर्जी ज़्यादा हो जाए तो पाद में पॉलिप पड़ जाता है। क्यों बनते हैं? दोबारा मैं कहूँगा अल्लाह का निज़ाम है। पाज़ों में नहीं बनते, बाज़ू में बन जाते हैं और जिनको पॉलिप हों, अगर आप इलाज नहीं कराएँगे, 25% को दमा हो जाएगा। ठीक है। तो मेरा ख़्याल है कि आपको अगर कोई बीमारी है, कुछ अरसे से चल रही है, तो उसका डॉक्टर को दिखा के इलाज करवाएँ। अगर आप डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन करवाएँ, ज़रूर दूसरा सेकंड ओपिनियन लें। और अगर डॉक्टर ने कुछ कहा है, उसने अपना मशवरा दिया है, बिल्कुल। ये ज़रूरी नहीं कि आप फ़ौरन फ़ैसला करें। घर जाएँ, आराम से सोचें, मशवरा करें, सेकंड ओपिनियन भी लें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इलाज ज़रूर करें। और इसकी जो सर्जरी होती है, इसकी सर्जरी आप उसकी कटिंग करके उसमें पॉलिप्स का इलाज होता है या उसमें आजकल नई टेक्नोलॉजी लेज़र और उसमें भी तो अल्टीमेटली कटिंग ही होती है उनकी? देखिए जी कुछ 15-20 साल से पाकिस्तान में भी, कुछ 30 एक साल से दुनिया में, पॉलिप्स का इलाज एंडोस्कोपिकली होता है, लेज़र भी होता है। जी। सामने टीवी लगा होता है, कैमरा डाल के क्योंकि जो पॉलिप्स है ना वो आपके चेहरे के इधर भी आए होते हैं पीछे बॉन्ड आर्टरियों में, तो उसको भी हम कैमरा डाल के सारा साफ करते हैं। जो पुराना तरीका था उसमें आप सारे पॉलिप्स नहीं निकाल सकते, लेकिन इस नई तकनीक से जो 15 साल से स्पोर्ट में कर रहे हैं हम लोग, आप सारे पॉलिप्स को निकाल देते हैं और इससे पॉलिप्स दोबारा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। किसी भी नाक की सर्जरी में अनटिल कैंसर ना हो, नाक की शक्ल में कोई फ़र्क नहीं आता और ना ही कोई निशान आता है। आपने नाक के कैंसर की बात की, नाक का कैंसर के क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं? देखिए जी, नाक का मकसद है सांस लेना। सबसे पहले नाक बंद होता है। बाज़ लोगों को नाक से खून आता है। नाक का कैंसर कम है। लेकिन 60-65 साल का कोई आदमी हो, नाक बंद है, एक साइड पे बदबू आई हुई है, खून आता है, तो उसके डॉक्टर के ज़हन में सबसे पहले कैंसर आता है। जी। ताकि अगर खुदा ना खास्ता है तो उसका इलाज क्या है? नाज़रीन को बताता चलूँ जी। कि कैंसर का इलाज अगर तो आप उसे शुरू में इलाज करवा लें तो काबिल इलाज है और अगर आप इलाज नहीं करवाएँगे, बीमारी बढ़ जाएगी, उसका इलाज भी मुश्किल हो जाए। सही। डॉक्टर साहब ये साइनसिस क्या होता है? नाक, चेहरे पे ये चीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने हड्डियों में खाली स्पेसेस बनाई है। माथे पे, नाक की इधर चेहरे पे और ये सब नाक के अंदर घूमती है। हुँ, ये नॉर्मली ये हवा होती है। हुँ। अल्लाह ने चेहरे को हल्का रखने के लिए अगर ये साइंस में सारी हड्डियाँ बड़ी होती, चेहरा शायद हमारा बहुत भारी हो जाता। तो उससे हवा होती है और ये सब नाक में घूमता है। अगर नाक में कोई रुकावट हो, तो हमेशा नाक साइंस में इकट्ठा हो जाते हैं और उससे फिर सर दर्द, चेहरे पे दर्द, नाक बंद,
उसको हम साइनस कहते हैं। ये आमतौर पर किन लोगों में बहुत ज़्यादा होता है? जिनका नाक बंद हो, नाक की हड्डी टेढ़ी हो, जो लोग बहुत ज़्यादा जिनको ज़ुकाम रहे, नाक में जो एलर्जीज़ हों जिनको बहुत ज़्यादा, इन लोगों में। और ये कितना डेंजरस हो सकता है आपके लिए, अगर इसका बरवक़्त इलाज ना करवाने से? देखिए जी, मरियम, ये चीज़ें जो है ना इंसान की ज़िंदगी को अनकम्फर्टेबल करती हैं। अब साइनस है ना, ये कोई कैंसर नहीं है। हुँ। साल दूसरे कुछ नहीं कहती ये चीज़। उसके बाद सर दर्द, सर भारी, आँखें मारी, मरीज़ कहेंगे डॉक्टर साहब मैं 8-10 घंटे 8 घंटे नींद करके उठता हूँ, मैं फ्रेश नहीं उठता। मैं थोड़ा-सा काम करता हूँ, थक जाता हूँ। ये सब साइनसेस के असरात हैं। और बाद में कहते हैं डॉक्टर साहब हर वक़्त रेशा गले में इकट्ठा रहता है, कीड़ा गिरता है। ये सब बनबास कहते हैं, नाक बंद रहता है। ये सब साइनसेस की अलामात हैं, जिससे आपकी लाइफ़ बड़ी अनकम्फर्टेबल हो जाती सही। है। और इसका इसका इलाज कैसे होता है? इसमें क्या प्रिकॉशन है? डेली लाइफ में हम इस किन चीज़ों से बचें कि इस चीज़ से बचा जा सके? देखिए, अ, अगर तो नाक में कोई रुकावट है, जी उसका इलाज करूँगा तो एक। अगर आपको एलर्जीज़ हैं, आबो-हवा में 3000 एलर्जन हैं। अब आजकल सर्दियों में बहुत एलर्जी है। जी। अ, कोशिश होती है अपनी इम्यूनिटी मजबूत करें, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त सही हो, आपकी जिस्म में इतनी ताकत हो कि वो एलर्जीज़ का और बीमारियों का इलाज कर सके। आप साइनसेस, नाक में रुकावट है उसका इलाज करें, एलर्जीज़ हैं उसका इलाज करवाएँ। बाहर लोग हैं उनको ठंडा पानी बहुत सूट नहीं करता। बिल्कुल ऐसे है। कहते हैं डॉक्टर साहब वो ठंडा पीते हैं, गला ख़राब होता है, ज़ुकाम रहता है। एक और मैं लोगों को कहूँगा, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। अल्लाह ने हर एक को मुख्तलिफ बनाया। मेरा अपना सिस्टम है, आपका अपना सिस्टम है। बाज़ लोगों को कुछ चीज़ें सूट करती हैं, बाज़ों को नहीं करती। जी, आप एहतियात करें। ये ना कहीं बाद लोग कहेंगे डॉक्टर साहब वो ये सब कुछ खाते हैं। उसका अपना सिस्टम है, आपका अपना है। और मेरा ख़्याल है कि वक़्त के साथ एक्सरसाइज़, मुनासिब नींद, मुनासिब खाना, इससे आपकी इम्यूनिटी मज़बूत होगी, जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त होगी और आपका जिस्म बीमारी से जो सब एलर्जी के लिए वैक्सीन लोग करवाते हैं, ये कितना अहम किरदार अदा करती है आपको एलर्जी से बचाने में? या जिसको ऑलरेडी एलर्जी है, क्या उससे वो वैक्सीनेशन करवाने से वो ख़त्म हो सकती है? बेपनाह 3000 एलर्जन है आपको वन टेस्ट सिर्फ 14 करते हैं। मैंने जो अपना देखा है अपने करियर में, वो वैक्सीनेशन करवाती 2 साल, 1.5 साल। जब तक वैक्सीन करवाएँगे वो दवाइयाँ भी खा रहे होते हैं एलर्जी की, तब तक ठीक रहते हैं। जैसे ही वैक्सीनेशन खत्म हुई, 90% को दोबारा वही सिम्टम हुए। बात तो वहीं पे आ जाती है हर चीज़। एक्सरसाइज़ करें, लाइफ़स्टाइल अच्छा रखें और आपको ये इश्यूज़ का उसके बाद है। बीमारी है तो उसका इलाज करो। बिल्कुल। यहाँ पर मैंने देखा है जी, बहुत लोग हैं, वज़न बढ़ गया, पेट में टीके लगवा रहे हैं, खाना-वाना नहीं खा रहे। ऑपरेशन करवा रहे हैं, पेट कटवा रहे हैं, खाना नहीं बन रहा है। उससे क्या होता है, ऑपरेशन से मैदा छोटा है तो भूख नहीं लगती। तो 6 महीने लगा के आप पहले ही कर लें। आप कम खाएँगे, आपका ऑटोमेटिकली वो सिस्टम उतना ही आपका स्टमक सुगड़ना शुरू हो जाता है। 3 पे है जी, कम खाना लंबी ज़िंदगी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने बात कर ली, नाक की भी कर ली, कान की भी कर ली, अब गले पे आते हैं। गले में गिल्टियाँ बन जाती हैं, उसका मेन रीज़न क्या होता है? जब गिल्टियाँ बनती हैं तो लोग अचानक से डर जाते हैं कि पता नहीं ये कोई कैंसर या कोई इस टाइप का नहीं। एक दफ़ा मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मेरे ये कान के नीचे मुझे थोड़ा-सा फ़ील हुआ था, तो मैं आपके ही पास आई थी, तो मैंने कहा था कि ये डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं क्या हो गया, तो आपने कहा नॉर्मल ही है कुछ नहीं, और चला गया था 2-3 दिन बाद वो, आई डोंट नो क्यों हुआ था। देखिए, तो ये क्या रीज़न होता है? क्योंकि ये अचानक से अगर ऐसा होता है तो लोग तो बहुत डर जाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत कॉमन है। बच्चों में जब भी गले खराब होते हैं, गिल्टियाँ मर जाता है। और अगर गिल्टियों में दर्द है तो एक अच्छी निशानी है। गिल्टियाँ कैंसर भी होती है, जी। गिल्टियाँ टीबी भी होती है। अ, लेकिन सारी गिल्टियों को लोगों को कैंसर नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर 40-45 साल की उम्र के बाद कोई गिल्टी बन गई है गले में और उसमें दर्द नहीं है और कुछ महीने से है और वो ठीक नहीं हो रही, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। कैंसर भी हो सकता है, हर गिल्टी कैंसर नहीं होती, जी। लेकिन हो भी सकती है, ताकि उसका वही इलाज करके उसको अ, इलाज उसका कर दिया जाए। और
जैसे मैंने पहले कहा, हर बीमारी का अगर आप शुरू में इलाज करवाने में इलाज आसान और कामयाब। बाल लोग जाते जी दम दम ज़रूर करवाएँ, अल्लाह ताला का कलाम है, लेकिन जो सही करने वाले हैं। लेकिन अल्लाह ताला का ये भी हुक्म है कि साथ-साथ इलाज भी करवाएँ। इलाज करवाएँ, साथ दुआ करें। तो अगर कोई गिल्टी आती है, तो उसको ज़रूर इलाज करवाएँ। और ये बहुत कॉमन है, थायरॉइड। जी। अ, मेरा ख़्याल है ये फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा। फीमेल में बहुत है, कैंसर भी हो सकता है। जी। लेकिन अ, अगर आप समझते हैं कि गर्दन में कोई गिल्टी है, थायरॉइड है, और उसमें दर्द भी नहीं है। गिल्टी और थायराइड में क्या फ़र्क होता है? थायरॉइड हर गमी में होता है जी। जी, वो बड़ा हो जाता है। गिल्टियाँ भी हमारे में होती है, लेकिन हमें नॉर्मली फ़ील नहीं होती। लिम्फ नोड्स कहती है, वो इन्फेक्शन से भी बड़ी हो सकती है, कैंसर से भी बड़ी हो सकती जी। है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, 40-45 साल की उम्र में अगर गर्दन में गिल्टी या थायरॉइड है, दर्द नहीं कर रहा, तो कैंसर भी हो सकता है। उसकी तशख़ीस और इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आखिर में आप हमारे नाज़रिन को कोई मैसेज देना चाहेंगे? अ, बहुत-बहुत शुक्रिया। एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़, जो लोग सिगरेट पीते हैं, सालों-साल सिगरेट कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर कोई 50 साल का, 45 साल का, 50 से ऊपर है और 10, 15, 20 साल से सिगरेट पी रहा है, उसकी अगर आवाज़ ख़राब हो गई है, महीने में ठीक नहीं हो रही, तो वो आवाज़ के खाने का कैंसर हो सकता है 90%। और उसको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएँ। ये ना सोचें कि और ये आवाज़ ख़राब हो जाती है फ़ौरन, क्योंकि ये वो कैंसर है जो कि शुरू में 100% ठीक हो जाता है, और अगर ना करें तो ये ठीक नहीं होता। तो अगर 40-45 साल की उम्र से ज़्यादा किसी की आवाज़ ख़राब है और वो सिगरेट पीता है, ज़रूर मेहरबानी करके डॉक्टर को दिखाएँ। जी नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट से इतना ही। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।